वो छोटी छोटी इंजरी बता रहे हैं कि छोटी छोटी 8 चोटें लगी हुई हैं। आके देखो, छोटी चोट वाला बच्चा वेंटिलेटर पे नहीं होता। बात करो डॉक्टरी की तो 35 या 30% उसकी खुद की सांसें हैं और 70% वेंटिलेटर की सांसें। लेकिन आप ये देख सकते हो, उसके एक्सरे देखो, एक टांग छोड़ रखी है बस, जिस पे चोट नहीं है, सारी बॉडी तोड़ रखी। चुप 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 चुप। इसे सीधे कड़े शब्दों में कहना है कि आप तुरंत प्रभाव की कार्रवाई करें, अन्यथा आपके घर के सामने ही फिर मारा जाना। दोनों हाथ में फ्रैक्चर है, सिर में फ्रैक्चर है, उसको आंख के ऊपर फ्रैक्चर है, ये गाल टूटा हुआ है, यहाँ से ये टूटा हुआ है, पैर में भी मतलब ना कहीं से नहीं छोड़ रखा। इतनी बुरी चोट है, खून की उल्टियां आ रही थी जिस टाइम में मेरे बेटे को यहाँ पे लेके आई, खून की उल्टियां आ रही। आप बदमाशी करेंगे तो फिर याद रखना, मैं प्रदीप भानखड़ हूँ, छठी का दूध याद दिला दूंगा एक एक पुलिस वाले को, अगर नौकरी करना सिखा दूंगा अगर कोई बदमाशी करी तो। फौजी लेके गया है, उनको मारपीट हुई है, ठीक है, इनको ऐसे मार दिया, मेरे बेटे को ऐसे मारा गया कि भाई हाँ ये मरी गए। हमें प्रशासन शासन से सीधे और कड़े शब्दों में कहना है यहाँ के एसपी को कि आप समय रहते उन दरिंदों को पकड़ ले, अन्यथा यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। उस बंदे को नाम नहीं पता है कि बच्चे का नाम क्या है, उसने पहले ही कह दिया इसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज है। माँ वो दुखी है, वो रो रही है आप लोगों के सामने, वो अपना दर्द बयां कर रही है कि मेरे बेटे को इतनी मतलब दरिंदगी से पीटा गया। एक युवक को बुरी तरह मारा जाता है, उसका सीधा पैर छोड़कर उसका सब कुछ तोड़ दिया जाता है, उसके सर पर चोट मारी जाती है, उसके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसके कमर पर निशान है। आज वो युवक जो है वो वेंटिलेटर पर है और एक माँ इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। आइए आपको दिखाते हैं क्या था पूरा मामला, तो जुड़े रहिए आप आपकी खबर के साथ। बेटे को उसके किसी दोस्त ने बुलाया था, ये कह के कि सकरात का दिन है भाई, थोड़ी बहुत देर बैठेंगे, मालपूड़े वगैरह बनाने का उनका कुछ प्रोग्राम सुनने में आया है कि वो ये कह के मेरे को गया था। मैं हॉस्पिटल में अपना ड्यूटी पे थी, उसने मेरे को यही बताया था। लेकिन जब वो रात को 9 बजे तक नहीं आया, मैंने उसको फोन किया, वो कह रहा है कि 1 घंटे में आऊंगा, मतलब 1-1 घंटा करके उसने 12 बजा दिए। मैंने 12 बजे के बाद बोला कि अब तू आना रहने दियो, तो 2:30 बजे मेरे पास हॉस्पिटल से कॉल आई है, सिविल हॉस्पिटल से, वो मेरे जानकार हैं, काफी अच्छे इंसान है, उन्होंने फोन किया कि शायद मुझे लग रहा है कि आपका बेटा है यहाँ पे। मैंने कहा आपको कैसे लग रहा है? बोले दिखने में लग रहा है कि हाँ यश जैसा है। फिर उसने मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाया, मैंने देखा कि यश ही है। फिर मैं तुरंत अपना गई मेरे बेटे के पास, वहां जाके देखा तो वहां 2 लोग थे, एक तो मेरा बेटा ही था यश, एक वो फौजी था जिसका नाम बोल रहे हैं अक्षय फौजी, अक्षय भलारा, ठीक है। तो अक्षय भलारा उस टाइम तक सेमी कॉन्शियस था, मेरा बेटा कुछ नहीं बोल रहा था। अक्षय भलारा ने कहा कि हमारे साथ मार पिटाई की है राजली वालों ने, जिसमें से एक लड़के का नाम है लक्ष्य चहल। बोले लक्ष्य चहल इसका मेन वो है, बंदा है, इसने हमारे साथ मार पिटाई करवाई है। इतनी मार कुटाई होने के बाद सिविल वालों ने कहा कि हम इसे रेफर कर रहे हैं, रेफर करेंगे अपना यहाँ अग्रोहा मेडिकल। मैंने कहा अग्रोहा में तो नहीं लेके जाऊंगी, आप सीरियस भी बता रहे हो, सैचुरेशन अप डाउन बता रहे हो, तो मैं नहीं लेके जाऊंगी अग्रोहा। बोले फिर लामा लिख दो। उन्होंने हमें बोला कि लामा लिख दो, अदरवाइज मैं क्यों लामा लिखती। एक्सरे होने के बाद वो लामा कह रहे हैं, ठीक है। उससे पहले उन्होंने ये कहा कि रेफर करेंगे। एक्सरे किए उन्होंने, फ्रैक्चर थे। पहले तो मैं अपने मेडिकल के जो महानुभाव वहाँ पे बैठे हैं उनकी गलती बता रही हूँ। आप MLR चेक कर सकते हो, MLR में कहीं कोई फ्रैक्चर मेंशन नहीं है। वो क्यों नहीं है, ये बात मेरी आगे तक जानी चाहिए। वो क्यों नहीं है जबकि मेरे बेटे के एक्सरे हुए थे, मेरी स्लिप कटी थी, फिर वो एक्सरे उसमें मेंशन क्यों नहीं है? वो छोटी छोटी इंजरी बता रहे हैं कि छोटी छोटी 8 चोटें लगी हुई हैं। आके देखो, छोटी चोट वाला बच्चा वेंटिलेटर पे नहीं होता। आप सब लोग जानते हो इस चीज को, छोटी चोटें लगती है तो वेंटिलेटर पे नहीं होता, तिली फट जाती है बंदे की, फिर भी वेंट पे नहीं जाता। इसकी छाती की सारी रिब्स टूटी हुई हैं। यहाँ पे आके मैंने डॉक्टर साहब से बात की, मैं यहाँ आई, बड़ा अच्छे से ख्याल रखा गया, मेरे बेटे को वेंट पे लिया। फिर उसके बाद कुछ लगा कि हाँ कुछ कार्रवाई भी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने किसी पुलिस वाले से बात की, उसने कहा कि इसके नीचे लिखा हुआ है, MLR के नीचे लिखा हुआ है कि कहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, कहाँ से इसको उठा के लेके आई। हम गए अर्बन स्टेट चौकी, अर्बन स्टेट चौकी गए, वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, 2 भाई साहब ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा कि आपके बच्चे के खिलाफ तो पहले ही, आप किस लिए आए हो? मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बेटे को चोट लगी हुई है। कहाँ का मामला है? मैंने कहा रेलवे कॉलोनी का। बोला नहीं आपके बेटे के खिलाफ तो पहले ही मुकदमा दर्ज है। उस बंदे को नाम नहीं पता है कि बच्चे का नाम क्या है, उसने पहले ही कह दिया इसके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज है। मतलब कुछ प्रूफ तो होना चाहिए
हम आम आदमी हैं, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है जी थाने पुलिस की। मैं मेरी माँ को लेके गई थी, मेरे बेटे को लेके गई थी, हम 3-4 लोग गए थे बस। 3-4 लोगों को उन्होंने ये जवाब दिया। अब बात आती है कि आपकी कंप्लेंट क्यों लिखें, आपकी कंप्लेंट। मैंने कहा क्यों नहीं लिखोगे, इसका रीजन बताओ। इतनी बहस की, वो बंदा मुझे कहता है कि आप मातृशक्ति हो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। पुलिस वाला मेरे को ये चीज बोलता है, आप मातृशक्ति हो, मैं बात नहीं करना चाहता। मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि आप बात कर लीजिए। अरे मतलब मैं बात क्यों नहीं कर सकती? अंदर महिला कांस्टेबल बैठी है, मतलब पुलिसकर्मी बैठी है, वो महिला है। जब उसकी बात की सुनवाई होती है तो मेरी क्यों नहीं होगी? अभी तक की बातों में आपने ये बोला कि 12 बजे तक आपके बेटे की और आपकी बातचीत होती रही, तो क्या उसने बताया कि वो इस समय कहाँ पर है? नहीं बताया, उसने नहीं बताया। आपने पूछा कोई बातचीत? नहीं, मैंने पूछा था उससे, लेकिन उसने बताया नहीं मेरे को। ठीक है। उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा 12 बजे बाद मैंने उसको ये बोला कि अब तुझे आने की जरूरत नहीं है, बहुत ठंड है, तू सुबह आ जियो। ठीक है। मैंने खुद ही बोला था, काश कि मैं उसको ये कह देती कि बेटा अभी आ जा। क्या अक्सर पहले भी वो इस तरीके से रात ऐसे तरीके से इतना रात तक नहीं रहा। अगर ऐसे रहा होता तो फिर मेरे को कोई टेंशन ही नहीं होती, मैं आराम से सो जाती, क्योंकि मुझे भी सुबह 8 बजे उठ के ड्यूटी जाना होता है। मुझे टेंशन ही नहीं होती। टेंशन इस चीज की थी कि बच्चा इतनी रात हो गई है, अब तक घर में आया नहीं है, तो डर लग रहा था, कहीं ना कहीं अंदर पहले से ही डर था। इस पूरी मारपीट की वजह आप क्या मानते हैं? क्यों आपके बेटे के साथ इस तरीके से निर्मम मारपीट की गई? मारपीट की वजह है, एक ही है, शायद इसके बाद ये कारण छुपा दिया जाए। फौजी जो लड़का है, उसकी वाइफ का और उसका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। ठीक है। वो समझौते के लिए गया था, ठीक है। उसने अपने बयान में कहा है कि वो समझौते के लिए गया था। वो समझौते के लिए 3 बंदे गए वो, ठीक है। एक मेरा बेटा, एक लड़का और है जिसका भी मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, और एक वो फौजी। ये 3 लोग गए थे समझौते के लिए। आगे इनको 10-12 लोग मिलते हैं, ठीक है। ठीक है। 10-12 लोग, इनकी पहले फोन पे ही बात हुई है। उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, उनको बुलाया गया है कि तुम आ जाओ। अब वो भगवान जाने ये षड्यंत्र ही होगा पूरी तरह से कि उन 3 लोगों को वहां पे बुलाया, या फिर उनको लगा कि 3 की जगह ज्यादा लोग आएंगे। समझौता करने कोई बंदा किसी के घर जाता है तो ना तो वो प्रोटेक्शन लेके जाता कोई, ठीक है। इस पूरे मामले में एक चीज और जो है सवालिया निशान के घेरे में है। 12 बजे तक वो उनके साथ नहीं गया था। अगर वो जाता तो आपकी बातचीत हो रही थी, आपको बताया होता। तो वो अगर किसी के घर समझौते के लिए भी जा रहे हैं तो वो देर रात गए, ऐसा वाकया हाँ कुछ देर हुआ? रात गई, तब तक वो उस फौजी के साथ ही था। ठीक है। वो लोग सलाह बना रहे थे जाएं या नहीं जाएं, शायद ऐसा कुछ फौजी के बयान में मिलेगा। आप मेरे से बाद फौजी से भी बातचीत करना। ठीक है। वो फौजी लेके गया है, उनको मारपीट हुई है, ठीक है। इनको ऐसे मार दिया, मेरे बेटे को ऐसे मारा गया कि भाई हाँ ये मर ही गया है। मतलब इसकी बॉडी वहां तक कैसे कैसे करके पहुंच जाए मुझे नहीं पता। किसने इन्फॉर्म किया है, किसने एम्बुलेंस बुलाई है, मुझे कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो 2 लोग आपके बेटे के साथ थे उनका आपसी कोई किसी और के साथ पुरानी रंजिश है? नहीं, ऐसी कोई रंजिश नहीं है, ठीक है। ठीक है। जो एक और दोस्त है उसका, वो काफी अच्छे से जानता है, माई कहता है मुझे, तो मैं जानती हूँ उस लड़के को, सही लड़का है वो भी। मेरा बेटा मैंने आपको बता ही दिया, ITI कर रहा है और मतलब स्टडी कर ही रहा है अभी। फौजी के साथ कब से दोस्ती थी आपकी? मुझे नहीं पता जी, इस चीज का मुझे नहीं पता फौजी के साथ कब से दोस्ती थी। ठीक है। फिलहाल आपके बेटे की तबीयत कैसी है? बेटे की तबीयत मैं आपको बयान करके नहीं बता सकती, क्योंकि मैं जितनी बारी बोलती हूँ मुझे समझ नहीं आता क्या बोलना चाहिए। लेकिन आप ये देख सकते हो, उसके एक्सरे देखो, एक टांग छोड़ रखी है बस, जिस पे चोट नहीं है, सारी बॉडी तोड़ रखी। ओके ना, उसकी सारी बॉडी तोड़ रखी है, सिर्फ एक राइट लेग छोड़ रखी है। दोनों हाथ में फ्रैक्चर है, सिर में फ्रैक्चर है, उसको आँख के ऊपर फ्रैक्चर है, ये गाल टूटा हुआ है, यहाँ से ये टूटा हुआ है, पैर में भी मतलब ना कहीं से नहीं छोड़ रखा। इतनी बुरी चोट है। खून की उल्टियाँ आ रही थी जिस टाइम में मेरे बेटे को यहाँ पे लेके आई, खून की उल्टियाँ आ रही थी। क्या आपके ऊपर कोई केस वापस लेने का, राजीनामे का भी दबाव बनाया जा रहा है? बहुत दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे पैसे का भी लालच दिया जा रहा है कि भी पैसे हम देंगे, इलाज करवा लो। अगर वो ऐसे ही थे तो ऐसी चोट ही नहीं मारते। अब उनके बड़े लोग आए हैं, बड़े बूढ़े लोग आए हैं, 60-60 साल के लोग आए हैं। वो 60-60 साल के लोग समझौते के टाइम पे कहाँ थे? वो कल आए थे, 2 लोग आए थे, जो 40 आदमी आ जाके खड़े हो गए कि हम देंगे पैसा। क्यों दोगे भाई? उस टाइम कहाँ थे जब उनका घर उजड़ा था? उनका घर ही बसा देते। तुम इतने 40 लोग आगे आ रहे थे, तो आज तुम हमारे काम आ रहे हो। तुम अपनों के काम आ जाते, अपनों के काम आते तो इतना क्यों बखेड़ा खड़ा होता? मुझे इंसाफ चाहिए जी, सीधी सी बात ये है। वो 12-13 लोग जो भी थे,
फौजी उनके नाम बताएगा। वो 12-13 लोग सारे के सारे अंदर चाहिए। उनको ऐसी सजा चाहिए जैसा मेरा बेटा आज भुगत रहा है। मेरा बेटा वेंटिलेटर पे है और वो कह रहे कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। कहाँ है सॉफ्ट टिश्यू? आप ये बताओ, छोटी छोटी चोटें कहाँ हैं? वेंटिलेटर पे कोई शौक से चढ़ता है? एक पुलिस वाले ने ये कहा कि सबसे ज्यादा चोट फौजी को लगी हुई है। और मेरे को ये देखो, पुलिस वाले कहते हैं कि हम बयान ले आए। वहाँ अर्बन स्टेट में मेरे को बोला गया कि तुम्हें थोड़ी बताएंगे, बयान तो ले आए, वो तो लिख के आगे अनफिट है। मैंने कहा कौन आया? मैंने सवाल किए कि कौन आया, तब उन्होंने मेरे को कहा एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। कोई आया ही नहीं। रोती बिलखती माँ आज अपने बेटे के इंसाफ के लिए खड़ी है। पहले इनके बेटे को चोटें मारी जाती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े हैं। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा पत्रकार महोदय आपका, शोषित पीड़ित वंचित महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। आज एक माँ वो दुखी है, वो रो रही है आप लोगों के सामने, वो अपना दर्द बयां कर रही है कि मेरे बेटे को इतनी मतलब दरिंदगी से पीटा गया है। मैं जाके खुद अभी देख के आया उस बच्चे को, उसकी आंख पे चोट लगी, उसकी नाक तोड़ दी गई है, उसकी एक पाँव छोड़ रखा है, बाकी उसके सारे की सारी बदन पे चोटें मार रखी है। यानी कि उसको मार के डाल दिया गया था। वो किस्मत है कि उसकी सांसें चल रही है। अगर मैं बात करूं डॉक्टरी की तो 35 या 30% उसकी खुद की सांसें हैं और 70% वेंटिलेटर की सांसें हैं। जब वो समझौते के लिए गए हुए थे तो वो समझौता करते, ना कि इस ढंग से उसको पीटा जाता। उन लोगों ने चालाकी क्या की, एक तो पीटने के बाद में खुद ही उसको ले जाके सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ यहाँ की सीएमओ को कि आपके हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी हमेशा से रही है। कारण ये है कि जब इतनी भयंकर चोटें मार रखी है, हाथ की हड्डियां लग रखी है, पाँव की हड्डियां लग रखी है, उसके बाद में आप कहते हो कि बिल्कुल सिंपल चोटें हैं, ब्लीडिंग है, इतनी इंटरनल ब्लीडिंग हो रखी है जिसकी कोई हद नहीं। मैं अब जाके मिल खुद देख के आऊँ और एक पत्रकार मेरे साथ में था, उसके पास में उसकी फोटो भी है। अब प्रशासन शासन के लोगों से हमारा यही कहना है कि आप लोगों ने क्या धाराएं लगाई, इनके क्या बयान दिए, वो अपनों ने जो लिखा वो लिख दिया। अब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 3 लोग मारने वाले थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 लोग इस तरह से किसी को नहीं पीट सकते। जो 2 व्यक्ति, 21 साल का यश नाम का लड़का और उसका दोस्त एक लक्ष्यदीप, क्या उसका शायद नाम है, वो भी एडमिट है, जो फौजी है वो शायद सपरा में एडमिट है। बहुत भयंकर तरीके से चोटें मारी गई जिसकी कोई हद नहीं है। ये बचे ना बचे, मतलब ये हम तो प्रकृति से दुआ करते हैं कि एक माँ का लाल बचे और अपनी माँ की गोद में रहे हमेशा जिंदगी भर के लिए, हम यही दुआ करते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो पूरी तरह से मतलब खत्म हो चुका। आप देख सकते हैं, एक बाप की आंखों में आंसू देख सकते हैं, एक माँ की आंखों में आंसू देख सकते हैं। पूरा परिवार बिलख रहा है। क्यों बिलख रहा है? क्योंकि एक 21 साल का नौजवान युवक, जिसको अगर वो जी भी गया तो मुझे लगता नहीं कि वो पूरी तरह से अपनी जिंदगी में काम कर सकता है, क्योंकि इसकी सिर में इतनी चोटें मार रखी जिसकी कोई हद नहीं है। हमें प्रशासन शासन से सीधे और कड़े शब्दों में कहना है यहाँ के एसपी को कि आप समय रहते उन दरिंदों को पकड़ ले, अन्यथा यहाँ पे बहुत बड़ा हंगामा होगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। हम लोग काम करते हैं, समाज हित में काम करते हैं, हमेशा समाज हित में काम करते रहे हैं। हम ना जाति देखते, ना धर्म देखते, ना हम समुदाय देखते हैं, हम देखते हैं शोषण किसका हो रहा है, और शोषण जिसका हो रहा है हम उसके साथ में खड़े हैं। आज यश के साथ में शोषण हो रहा है, इस परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, देखा है भाई क्या पुलिस ने किया है। अभी पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले से पूछा जाएगा तुम लोगों ने क्या कार्रवाई की है। जहां तक पुलिस वालों से मेरी बातचीत हुई है, अभी उनके मामला संज्ञान में नहीं है, ढंग से संज्ञान में नहीं है। वो तो इन लोगों की गलती निकाल रहे हैं, जबकि गलती सामने वाली पार्टी की है और पुलिस वाले गलती इन परिवार की निकाल रहे हैं। जब एक माँ पुलिस चौकी में जाके पुलिस वाले से बातचीत करते हैं, मैं 2 पुलिस वालों से बातचीत भी करूंगा कि जो 2 पुलिस वाले थे वो कह रहे थे कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बेटे की गलती है। तुम्हें क्या पता भी तुम कौन होते कौन हो? क्या संविधान ने तुम्हें डिसाइड कर दिया? क्या कोर्ट डिसाइड करेगी गलती किसकी है? तुम लोग जजमेंट क्यों दिया? हाँ, आप जजमेंट दे रहे हैं। जांच आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। आप यहाँ पे कोर्ट के मतलब जज बन के ना बैठे। कानूनी जो कोर्ट का काम है जजमेंट करना, फैसला सुनाना, आपका काम नहीं है। अगर आप बदमाशी करेंगे तो फिर याद रखना, मैं प्रदीप भानखड़ हूँ, छठी का दूध याद दिला दूंगा एक पुलिस वाले को, अगर नौकरी करना सिखा दूंगा अगर कोई बदमाशी करी तो। हमने पीछे भी आपने देखा होगा, एक माँ बिलख रही थी, हमने सीएम से उसको भी मिलवाया है। तो ये एक माँ आज बिलख रही है, तो हमें भी पता है कि ये कानूनी कार्रवाई कैसे होती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय रहते हुए आप यहाँ पे पहुंचे। और दीदी कोई लड़का भी है जो घायल है और घर पे बैठा गवाह भी है वो, और उसको जान का खतरा भी है। हमारी बहन ने बताया कि एक लड़का है जिसको सारी बातों को पता है, लेकिन वो डरा हुआ है, वो सामने नहीं आना चाहता। मैं आज यहाँ के जो एसएचओ या डीएसपी जो भी आएगा उनसे दरख्वास्त किया, हम उससे कड़े शब्दों में कहेंगे कि उसको आप लोग प्रोटेक्शन दे, ताकि ऐसे जो बदमाश लोग हैं किसी को भी मार सकते हैं, किसी को पीट सकते हैं, और जो जिसको अगर मार दिया उसके बाद में अगर आप कहोगे कि भाई हम लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं दी थी, हमारी गलती होगी, तो तुम्हारी उस गलती का एक्सेप्टेबल नहीं है।
इसलिए आज प्रायोरिटी बेस पे हमारा आप लोगों से कहना है कि आप लोग उसको प्रोटेक्शन दे और इस बहन को न्याय दे। और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम लोग, हो सकता है अब जब ये लड़का ठीक हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कुछ ऐसी कोई बातें होती है तो फिर धरना चलेगा एसपी के आवास के बाहर। एक माँ बैठेगी एसपी आवास के घर के बाहर, ताकि एसपी को पता चले कि एक शहर के अंदर जिसका 21 साल का बेटा है और उसको मारा गया है और प्रशासन शासन के लोग चुप्पी धरे बैठे हैं। जैसे कि हमारे साथ में हमारे बंटी भाई हैं, हमारे प्रधान जी राजकुमार प्रधान जी हैं, प्रदीप जी हैं, तमाम साथी यहाँ पे पहुंचे हैं। और वो इसलिए पहुंचे क्योंकि एक शास्त्री नगर का लड़का है, धोबी उसकी जाती है, वो डरा बैठा है। उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो आइडेंटिटी छुपा रहा है, क्योंकि उसके सामने से मंजर देखा है, रोडों से, डंडों से, ईंटों से इस ढंग से पीटा गया बच्चे को। मतलब आप अगर पत्रकार देखोगे यहाँ से उसकी ये पूरा गाल खत्म है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, सिर में चोटें आई हुई हैं, होंठ फटे हुए हैं, एक हाथ टूटा हुआ है, पूरे शरीर के ऊपर चोट है, बस एक टांग बची हुई इसकी, बाकी सारी उसने ऐसी दरिंदगी की हदें पार कर दी जिसकी कोई हद नहीं। अब शासन प्रशासन से हमारा सीधा कहना है, कड़े शब्दों में कहना है कि तुरंत प्रभाव से उन लोगों को गिरफ्तार करके अंदर ठोके और 307 जैसी धाराओं का मुकदमा बनाए। आप लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे नहीं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है और 307 जैसी धाराओं के साथ में उनको गिरफ्तार किया जाए। कुछ बातें ऐसी भी निकल कर आ रही है जिसमें चोटों के साथ उसका लूटपाट भी कुछ की गई है। हाँ, एक तो मेरे बेटे के गले में 2 चेनें थी, एक मेरे को मिली है, ठीक है, एक उसका फोन मिसिंग है, ठीक है, ये 2 चीजें नहीं मिली है। बाकी सब कुछ कान में वो पहने हुए था वो है, एक उसके हाथ में ये रिंग थी, वो ये हाथ में रिंग है, ये मेरे को मिल गई है। तो क्या अंदेशा है कि वो कहीं ये मारपीट में छीना झपटी में गिरी है, ये शायद उस घर में मिल सके जिस घर में वो इनके साथ मारपीट हुई है, ठीक है। वो ऐसे लग रहा है क्योंकि उसके गर्दन पे स्क्रैचेस हैं, तो वो जो चांदी की चेन है वो भी खिंची हुई है, मतलब वो खिंच के छोटी थी वो बड़ी हो गई है, जो बड़ी थी वो मिल नहीं रही है। पर्स उसका घर में रखा है, देखो अननेसेसरी कुछ नहीं करना चाहिए, पर्स उसका घर में रखा हुआ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे बेटा है, सब कुछ है, लेकिन जो 2 चीजें मिसिंग है मैं वो आपको बताना चाहूंगी, वो मैंने बता दिया। चैनल के माध्यम से बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राजनेता आपको देख रहे हैं, किस तरीके से आप इंसाफ की गुहार लगाएं? अगर राजनेता सच में मुझे देख रहे हैं तो उनके नाम से एक बात कही गई है कि हम रणबीर गंगवा से सिफारिश लगवा देंगे, भाई आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो रणबीर गंगवा जी से सबसे पहले ये मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं, ये आपको गलत तरीके से ये यूज कर रहे हैं, मतलब आपके नाम को यूज कर रहे हैं, आपकी इतनी अच्छी छवि है ये हमारे लिए खराब कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं रणबीर गंगवा अंकल, हमने वोट दिया है उनको, हमने बनाया है उनको, हमें अच्छे लगते हैं, हम समर्थन देते पूरी तरह। उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि कृपया वो उनको समर्थन ना दें, वो मुझे सपोर्ट करें, सीधा मेरे परिवार को सपोर्ट करें। यही कहना है कि रणवीर गंगवा जी है, मंत्री है, वो सबके लिए है और गरीब अमीर सब उनके लिए बराबर हैं। अगर रणवीर गंगवा जी को अगर सपोर्ट करना है तो गरीब परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, जो एक्चुअल में जिसको जरूरत है। और जो धनाढ़े लोग हैं, जो 40-50 लोग आके यहाँ पे दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं समझौता कर ले, तो ऐसा नहीं है कि हम समझौता करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारे 21-21 साल के नौजवान युवक, हम अपना उनकी जान की बलि दे दें और उसके बाद समझौता कर ले, हम पैसे के लिए नहीं बैठे, हम इंसाफ के लिए बैठे हैं। और यहाँ के एसपी से सीधे कड़े शब्दों में कहना है कि आप तुरंत प्रभाव की कार्रवाई करें, अन्यथा आपके घर के सामने ही फिर हमारा धरना चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार, धन्यवाद।